साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता के 24 जुलाई 2023 के संस्करण में प्रकाशित एक संपादकीय जिसका शीर्षक है लैंगिक विषमता का घटता अंतराल, जिसको विशेष गुप्ता जी ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यह आर्टिकल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी हाल ही में प्रकाशित वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बात करता है कि इसमें जो भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है उसके संदर्भ में और अन्य देशों को जो रैंकिंग दी गई है, और साथ ही साथ जो लैंगिक असमानता का जो मुद्दा है उस मुद्दे के बारे में डिटेल से बात की गई है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं और साथ ही साथ इसमें जिन पक्षों के बारे में कमी है उन पक्षों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में 127वें 127वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए जीएस के दृष्टिकोण से पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पिछली बार से भारत की स्थिति में 1.4% का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2022 में अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा था। उस समय सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि यह सूचकांक जमीनी स्तर पर भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर दृष्टिपात करने में विफल रहा है। क्योंकि देखिए, भारत में जो है दो स्तरों पर, या कह सकते हैं दो विषयों में काफ़ी प्रगति हुई। जैसे कि जो ज़मीनी स्तर पर पंचायती स्तर पर देखें तो वहाँ महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और दूसरी बात जो है आपका जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी एक अच्छी प्रगति की गई है। तो इसी के संदर्भ में कहा गया कि इन चीज़ों पर ये जो आपका कह सकते हैं रिपोर्ट है, ये उसको दृष्टिपात करने में विफल रहा है। भारत ने जिस तरह वैश्विक भुखमरी सूचकांक को चुनौती दी है, ठीक उसी तरह वैश्विक लैंगिक सूचकांक को भी चुनौती देने का समय आ गया है। उसका कहना था कि इस वैश्विक रिपोर्ट का मूल्यांकन भारतीय मानकों को नकार कर पश्चिमी मानकों के आधार पर किया गया है, और निश्चित ही इस लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को इस बार सावधानी के साथ तैयार करते हुए भारत को कुछ बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें स्थान पर, बांग्लादेश 59 काफ़ी बेहतरीन रैंकिंग है बांग्लादेश की, चीन की 107वें स्थान पर, नेपाल 116, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर। मतलब हम अपने पड़ोसी देशों में यदि देखें तो हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बेहतर है और अन्य देशों के से नहीं। ठीक है, इसी के साथ साथ 91.2% के लैंगिक अंतराल के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है वह पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण, उपलब्धियों तथा विकास के संदर्भ में असमानता के स्तर का आकलन करता है। तो छः कह सकते हैं पैरामीटर्स या 6 विषयों के आधार पर मापता है। तो ये 6 विषय क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ठीक है, यह सूचकांक 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए विकसित किया गया 2006 में। इससे जुड़ी रिपोर्ट दुनिया भर की 130 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व के 93% 93% आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को 4 समग्र क्षेत्रों की जांच करती है। असमानता के 4 समग्र क्षेत्रों की जांच करती है, मतलब 4 पैरामीटर्स पर इसको मेजर किया जाता है। इसमें पहले स्तर पर या पहला पैरामीटर जो होता है वो आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता। आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता मतलब आजीविका के जो साधन है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उसमें अवसर कितना दिया जा रहा है, उसकी बात करते हैं। दूसरे स्तर पर शैक्षिक स्थिति, उनको स्कूलों तक पहुंचने में या शिक्षा ग्रहण करने में कितने अवसर मिल रहे हैं। और तीसरे स्तर पर है राजनीतिक सशक्तिकरण। जैसे राजनीतिक सशक्तिकरण में देखें तो हमने जो पंचायती या स्थानीय स्तर पर जो हमने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है वो काफ़ी बेहतरीन है। पंचायती राज व्यवस्था में 33% का हमने व्यवस्था की हुई है महिलाओं के लिए आरक्षण की, परंतु अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में मतलब राज्य विधानसभाओं में ये प्रावधान नहीं है, जिसकी डिमांड काफ़ी समय से बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त चौथे स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को रखकर महिला पुरुष समानता की गणना की जाती है। साथ ही इस सूचकांक को बनाने के लिए उपयोग किए गए 14 चरों में से, तब जो 14 और सब फैक्टर्स हैं
में से 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करते हुए लैंगिक अंतराल सूचकांक तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का आकलन बताता है कि भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है तथा इसने 64.3% लैंगिक अंतराल को कम किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में भारत 36.7% समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन और आय के मामले में इसमें मामूली वृद्धि हुई है। भारत के लिए उत्साहजनक बात यह है कि इसने राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में पहली बार 25.3% समानता हासिल की है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी शिक्षा के मामले में, ठीक है। निश्चित ही यह जो अंक है राजनीतिक सशक्तिकरण का 2006 में पहली बार आई रिपोर्ट के बाद सबसे अधिक रहा है। यह भी उल्लेखनीय कि 2006 के बाद से यहाँ महिला सांसदों की संख्या 15.1% रहकर सर्वाधिक रही है। तुलनात्मक रूप से देखें तो इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को भारत से बेहतर स्थिति में दर्शाया गया। इससे रिपोर्ट में पक्षपाती दृष्टिकोण साफ झलकता है। भारत में सशक्त लोकतंत्र है, यह विश्व की 5वीं सशक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि में भारत का आज कोई मुकाबला नहीं है। राजनीतिक और कारोबारी रूप से महिलाएं आज सफलता की कहानियां गढ़ रही हैं। यह निश्चित ही माता पिता की बदलती सोच और उनकी उदारता का ही परिणाम है। कहना ना होगा कि भारत में महिलाओं के प्रति यह उदारता और सोच में बदलाव अनायास नहीं है। देश में महिला सशक्तिकरण के अन्य प्रयासों के अलावा केंद्र सरकार के विगत 9 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीनी स्तर पर लागू करने का भी अच्छा खासा परिणाम सामने आया है। कुछ आंकड़ों को याद रखिएगा। भारत सरकार के प्रकाशित हाल के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा महिला शौचालयों का निर्माण, देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 57 करोड़ का बजटीय आवंटन से अधिक का बजट का आवंटन, लैंगिक अंतराल को कम करने के उद्देश्य से जेंडर बजट में 2.23 लाख करोड़ की धनराशि का आवंटन। ये जेंडर बजट में क्या होता है, जो धनराशि होती है वो जो है महिला केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में 3 करोड़ से अधिक बच्चियों के खाते खुलवाना, रक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस बलों में 33% पदों पर महिलाओं को आरक्षण और 28% महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आदि ऐसी दर्जनों योजनाओं का ही प्रभाव है कि पढ़ाई से लेकर सेवा और स्वरोजगार के क्षेत्र में भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के अवसर प्राप्त हुए हैं। पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर जो रपटे प्रकाशित हुई हैं उनमें से अधिकांश में या तो भारत को कमतर आंकने या भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में ऐसा अनुभव होता है कि विदेशी स्तर पर भारत के विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने के संक्रमण काल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक दिखाई पड़ती है। आज भारत की जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की बात अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जा रही है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की प्रवृत्ति भारत में गुलामी काल की देन अधिक रही है। वैदिक काल के बाद के इस्लामिक और ब्रिटिश शासन काल में शासकों ने यहाँ स्त्री और पुरुष की अलग अलग अस्मिताओं को विकसित करने का पूर्व नियोजित कार्य किया है। इसी आधार पर यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच विभेद अधिक बढ़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगा कि इसमें अभी तक आपने जो आर्टिकल देखा, इसमें क्या है कि हमने अपनी कमियों के बारे में अभी बात नहीं की है, ठीक है। हमने इस रिपोर्ट के आधार पर ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, परंतु साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें कुरीतियाँ थीं या जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं वो ख़त्म हो गई और महिलाओं का जो लैंगिक शोषण होता है या जो लैंगिक असमानता है महिलाओं के संदर्भ में वो समाप्त हो गया है, ठीक है। अभी भी हमें ये मानना पड़ेगा, अभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। हमारे सोसाइटी में सामाजिक स्तर पर सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं और बहुत सारे जो हमारे धर्म के आधार पर जो धार्मिक पर्सनल लॉ हैं, ठीक है, जो धर्म के बेसिस पर चलते हैं, उनमें भी कई सारी ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं जिससे महिलाओं का एक तरीके से शोषण को ही बढ़ावा मिलता है, मतलब वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ही अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में अभी भी व्याप्त हैं। ये कह देना कि ये केवल एक कॉन्स्पिरेसी है या दूसरे देश हमें कमतर आंक रहे हैं,
ये पूरी तरीके से सही, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, परंतु पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें पहले अपने सोसाइटी में व्याप्त कमियों को देखना होगा। हमने काफ़ी पैरामीटर्स पे अच्छे काम किए हैं, परंतु बहुत सारी जगहों पर अभी सुधार की ज़रूरत है। जैसे यदि हम मानसिकता की बात करें लड़कियों को पढ़ाने की, तो काफ़ी हद तक माता पिता की मानसिकता बदली है, वो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अभी भी सोसाइटी में बहुत बड़े स्तर पर ये भी व्याप्त है कि जहाँ महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, या उनकी पढ़ाई जो है एक स्तर तक की जाती है जिससे उनके शादी विवाह में जो है अड़चन ना आए। तो ये भी आप देखना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी की मानसिकता ये भी है। यदि आपको एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात कहूँ, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की एक एसडीएम ज्योति मौर्य का केस जो है काफ़ी हाईलाइट रहा। इसमें आपने देखा होगा कि ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच में जो भी विवाद था वो कोर्ट का मैटर था। अगर उनमें से लोग तलाक चाहते हैं तो वो कोर्ट का मैटर है, परंतु आपने मीडिया और सोसाइटी के जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को आप देखें तो लगातार उसमें जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उनको केवल टारगेट किया गया है। तो क्या ये यही शो करता है कि हमारे सोसाइटी में आज भी जो पुरुषवादी मानसिकता है या पितृसत्तात्मक समाज की जो मानसिकता है वो काफ़ी हावी है। आपने उस घटना के बाद देखा होगा, लगातार न्यूज़ में ऐसी घटनाएं आई हैं कि विभिन्न कोचिंगों से जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनके पतियों के द्वारा उन कोचिंगों से उनके नाम कटाए गए और उन्हें पढ़ने से रोका गया, ये कहते हुए कि हम नहीं चाहते कि हमारी बीवियां या पत्नियां आगे पढ़ें और इस तरह की चीज़ें आएँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की घटना हुई है कि एक विवाहित महिला बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी, उसके पति ने एग्ज़ाम हॉल में आकर उसकी कॉपी को फाड़ दिया है कि इसको पेपर नहीं देना है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं वो अपने लाभ के लिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ पढ़ा रहे हैं कि यदि इसके पढ़ने से हमें लाभ होगा तब तो इसका पढ़ना जायज़ है, यदि हमें लाभ नहीं होगा तो इसका पढ़ना जायज़ नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुरुष महिला को अपने अधिकार में रखना चाहता है, पुरुष अपने आप को प्रधान समझता है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि महिला को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं एक लैंगिक असमानता को ही दर्शाता है कि हम महिला को इस लायक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये डिसीजन लेने लायक है कि उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रूढ़ियाँ हैं, ये इस पर विभिन्न लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, परंतु ये एक मत है कि यदि हम महिलाओं के पढ़ाई लिखाई को यदि हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसको पढ़ना या नहीं पढ़ना है, कि इसका पढ़ाई लिखाई हमारे लाभ में होगा या नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थी मानसिकता और हमारी प्रतिसत्तात्मक मानसिकता को ही दर्शाता है। तो इन सब चीज़ों को भी यदि आप देखेंगे तो अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आज यदि हम देखें कि हमने महिलाओं को रोजगार करने या नौकरी करने की परमिशन दी है, तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि आज बढ़ती हुई महंगाई के समय में एक व्यक्ति जो है अकेले घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा, इसलिए हमने उसको बढ़ने का अवसर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी इच्छा को देखते हुए उसको हमने अवसर दिया है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। हमने बहुत सारे पैरामीटर पे बेहतर काम किया है और बहुत सारे पैरामीटर पे हमें सुधार की आवश्यकता है, तो इस बात को भी हमें देखना होगा। साथ ही यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को आप देखेंगे तो उसने ह्यूमन इंडेक्सेस पे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। आप शौचालय के निर्माण की आप बात करें तो उन्होंने 100% का जो स्तर है वो प्राप्त कर लिया है। शिक्षा के मामलों में देखेंगे तो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में यदि आप वित्तीय समावेशन में वित्तीय सशक्तिकरण के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बेहतर काम हुआ है। तो जो काम उन्होंने बेहतर किया हमें उसे सीखने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें नकारने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में लैंगिक समानता सतत विकास के साथ साथ मानवाधिकारों को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें महिला और पुरुष जीवन के सभी चरणों में समान अवसरों और दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करें। यह बात बिल्कुल सच है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहाँ लैंगिक समानता का संरक्षण किया है उसने विकसित राष्ट्र के स्वप्न को भी साकार किया है। भारत अब विकसित राष्ट्र की यात्रा करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लैंगिक समानता के प्रयास तेज करने से वैश्विक विकास में 12 अरब डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही महिलाओं की श्रम शक्ति में 10% की भागीदारी बढ़ाने से 2025 तक भारत की जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस तथ्य के पुख्ता प्रमाण हैं कि एक समृद्ध समाज और राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को समानता के आधार पर विकसित करना अपरिहार्य है। यह ताज़ा वैश्विक लैंगिक अंतराल
सूचकांक रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करते हुए भारत के इस दिशा में निरंतर प्रयास करने की सराहना करते हुए भविष्य में इन्हें जारी रखने की प्रेरणा देती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।